Good afternoon, students. सेम चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, सेम चैप्टर का बच्चे उस दिन हम टॉपिक कर रहे थे फॉरेस्ट के फंक्शंस पे हमने अपने टॉपिक को एंड किया था। फॉरेस्ट के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हमने लास्ट टॉपिक में ये क्लियर किया था। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी टॉपिक को, कौन सा टॉपिक है हमारा? फॉरेस्ट। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसी टॉपिक में आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? स्टेक होल्डर्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेक होल्डर से कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स हम किसे कहते हैं? एक पर्सन विच has the interest in something। अगर उस पर्सन को कोई फायदा हो रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई इंटरेस्ट हो रहा है वहां से, तो वो उस फॉरेस्ट का क्या है? स्टेक होल्डर है। जैसे कि इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज जहां पर फॉरेस्ट है उसके आसपास के जो लोकल पीपल हैं, जो उसके इर्द गिर्द के एरिया में लोग रहते हैं, उनको फॉरेस्ट से कितने सारे बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? कि वो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट की वुड को यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? अपने घर के कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए, वो उस को आग जलाने के लिए वो फॉरेस्ट की वुड को यूज करते हैं। सेकंड कि वो क्या है? फॉरेस्ट की लकड़ी लेकर अपने घर का शेल्टर बनाते हैं, अपने घर की बांध कर, बैम्बूस को बांध कर वो अपने लिए शेल्टर बनाते हैं, तो भी वो फॉरेस्ट की वुड का यूज करते हैं। अपने घर के टूल्स बनाने के लिए, अपने घर का फर्नीचर बनाने के लिए वो किसका यूज करते हैं? फॉरेस्ट की वुड का यूज करते हैं। तो उनको फॉरेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब उन्हें फॉरेस्ट से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरेस्ट की सारी वुड और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो उन्होंने अपॉइंटमेंट किया हमारी गवर्नमेंट ने। किस लिए हमारी गवर्नमेंट ने वो डिपार्टमेंट बनाया? क्यों लोग बनाए वहां पर? क्योंकि वो फॉरेस्ट का मिसयूज ना कर सके। फॉरेस्ट से मिलने वाली लकड़ी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करते थे वहां पर, और धीरे धीरे करके वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स खत्म होती जा रही थी। वैरायटीज खत्म होने से हमारे जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो खत्म हो रहे थे। जैसे यहाँ पर मैं आपको इंडस्ट्रियलिस्ट की एग्जांपल दूंगी। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो फर्नीचर सेल करते हैं, और जो फर्नीचर किससे बना हुआ है? वुड से बना हुआ है। तो वो क्या करते थे? जितना भी फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल होता था, वो जाकर कहाँ से लेते थे? फॉरेस्ट से ले लेते थे। वहां पर अगर फॉरेस्ट से रॉ मटेरियल लिया और उस रॉ मटेरियल को यूज करके और उसको ट्रक्स में लोड करके वो दूसरे प्लेस पे चले जाते थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो टीक वुड है, वो हमारा बहुत ही महंगा रिसोर्स है, तो वो वुड को ले जाते थे एज ए रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और उसे यूज कर लेते थे। अब उसे यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो ट्रेवल करके किसी और फॉरेस्ट में चले जाते थे, तो वहां की वुड यूज कर लेते थे। अब क्या हो रहा था कि उनको तो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट हो रहा था, वो तो अपना बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहुत ही पैसा कमा रहे थे, लेकिन जो हमारा रिसोर्स था वो खत्म हो रहा था। अगर कोई वहां पे डिपार्टमेंट नहीं है, वहां पर कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, तो वो सारी की सारी वुड को ले जाते थे, उसका रॉ मटेरियल यूज करते थे, उससे फर्नीचर इंडस्ट्रीज चलाते थे, डोर्स बनाते थे, विंडोज बनाते थे, और फर्नीचर जितना भी वुड से बनता है उसको बनाते थे, और बनाकर उसको सेल करते थे। बहुत सारा प्रॉफिट मिलता था उनको इससे।
लेकिन उनको, उनकी वजह से उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि हमारे रिसोर्सेज अगली जनरेशन के लिए खत्म हो रहे हैं। वो बॉदर नहीं करते थे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए प्रोडक्ट्स बचे हैं या नहीं। वो बॉदर नहीं करते थे कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन में नहीं देखने को मिलेंगे। इन सब बातों का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लोकल पीपल और इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों ही इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले रहे थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि ये बहुत ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है और इससे हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, और उसके अंदर की जो वाइल्ड लाइफ है, वो सारी की सारी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। अब अगर ये फॉरेस्ट और अगर ये वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसका क्या नुकसान होगा? इसके नुकसान आप सबको पता है कि अगर ट्रीज नहीं रहेंगे, अगर ट्रीज खत्म हो जाएंगे, एफॉरेस्टेशन नहीं रहेगी, तो क्या होगा बेटा? तो सॉइल जो है, पहला पॉइंट तो सॉइल इरोजन होगी। सॉइल इरोजन क्या होती है? बहुत बार हम सॉइल इरोजन की बात कर चुके हैं कि सॉइल की जो टॉप लेयर है, सॉइल की सबसे टॉप लेयर है, उसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वो न्यूट्रिएंट प्लांट्स ना होने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स तेज हवा से, तेज पानी से वॉश आउट हो जाते हैं और सॉइल क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम एफॉरेस्टेशन करते हैं। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट और लोकल लोग ऐसे ही फॉरेस्ट का, प्लांट का मिसयूज करते रहे तो एक दिन क्या हो जाएगी? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? प्लांट खत्म हो जाएंगे, राइट? और डिफॉरेस्टेशन से क्या होगी? प्लांट्स नहीं है, उनको दोबारा लगाने वाला कोई नहीं है, उनको दोबारा लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा। तो सॉइल क्या है? इरोडेड हो जाएगी। सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तेज पानी और तेज हवा के साथ बह जाएंगे, फ्लड्स आएंगे। जो हमारा क्लाइमेट है, आप सबको पता है कि उस क्लाइमेट को मेंटेन करने के लिए कौन हेल्प करता है? हमारे प्लांट्स। अगर हमारे प्लांट्स नहीं होंगे तो सारा का सारा क्लाइमेट, क्लाइमेटिक टेम्परेचर, सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी? अल्टर हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। फ्लड्स आएंगे, सूखा पड़ेगा, ठीक है? और वो अपने साथ क्या है? फ्लड्स जो टॉप सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, उसको इरोड कर देंगे, उसको बहा कर ले जाएंगे और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारा क्लाइमेट क्या है? चेंज हो जाएगा। इसलिए इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, उन्होंने नेशनल पार्क्स बनाए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क ये क्या करते हैं बच्चे? यहाँ पर प्लांट्स की, एनिमल्स की, वाइल्ड लाइफ की क्या की जाती है? केयर की जाती है। कोई उसका मिसयूज ना कर सके, ताकि वो स्पीशीज जो हैं लॉन्ग टाइम तक रहे और वो स्पीशीज क्या कर सके? बेनिफिट दे सके। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट में पढ़ा था कि फॉरेस्ट से हमें बहुत तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मिलती हैं, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलती है, फॉरेस्ट से हमारे को हमारा जो इकोसिस्टम है वो कंजर्व रहता है, फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट हमारे को, जो फॉरेस्ट में प्लांट्स है वो हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है उसे मेंटेन करते हैं। और जो एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स का ये घर है। फॉरेस्ट क्या है? इट इज ए हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स, मैनी एनिमल्स। उन सारे एनिमल्स का ये घर है, इसलिए हमें अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट में लोगों को अपॉइंट किया, उनको सैलरीज बेस पे अपॉइंट किया, सो दैट कि वो हमारे नेचुरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्स जैसे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इन सब का टेक केयर कर सके।
ताकि लोकल पीपल और इंडस्ट्रियलिस्ट उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अगर वो पर्सन ऐसे पर्सन अपॉइंट किए गए जो वुड अगर सेल होती थी उसकी जगह पर वो और प्लांट्स ग्रो करते थे और एफॉरेस्टेशन करते थे और उसका टेक केयर करते थे। तो इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। अवेयरनेस आने से लोगों ने प्लांट्स की जब इंपॉर्टेंस पता चली कि अगर प्लांट्स ना हो तो हम भी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से कौन बचाता है? प्लांट्स। हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट्स से। हमारा ऑक्सीजन साइकिल प्लांट्स के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये सारी बातों के बारे में जब लोगों में प्लांट्स के बेनिफिट्स को लेकर, अपने रिसोर्सेज के बेनिफिट्स को लेकर, जब हमारे जो लोग हैं, लोकल एरियाज है, अदर पीपल हैं, जब उनके अंदर अवेयरनेस आई तो सबसे पहले हमारे पास आया द केस ऑफ कजरी ट्रीज। द केस ऑफ कजरी ट्रीज। ये केस ऑफ कजरी ट्रीज क्या है? ये केस ऑफ कजरी ट्रीज रिलेटेड टू प्लांट्स है। ये क्या है केस ऑफ कजरी ट्रीज? आई विल एक्सप्लेन यू। ये केस ऑफ कजरी ट्रीज है कि एक बेटा बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई इज ए कास्ट, जैसे शर्मा कास्ट है, जैसे कोई और कास्ट है, तो वैसे ही बिश्नोई एक कम्युनिटी थी। बिश्नोई कम्युनिटी में जहां पर 1731 में एक लेडी अमृता देवी बिश्नोई, राइट, बिश्नोई कम्युनिटी में एक लेडी जिसका नाम क्या था? अमृता देवी बिश्नोई। फिर से मैं बोर्ड पे भी लिख रही हूं, नोट डाउन कर लो। 1731 में अ लेडी अमृता देवी बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई ने ट्रीज की लोगों को इंपॉर्टेंस बताने के लिए लोगों को गाइड करना शुरू किया, लोगों को प्लांट्स के बारे में अवेयर किया, लोगों को प्लांट्स की इंपॉर्टेंस बताई, और उसने 363 लोगों का एक ग्रुप बनाया। 363 लोग उसके साथ जुड़ गए। 363 लोगों का जो उसने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को उसने लीड किया और उसमें उसने अपना एरिया, कौन सा एरिया था उसका? कजरी गांव, जो उसका विलेज था, उस गांव के जो कजराली विलेज का नाम क्या था बेटा? कजराली विलेज था। जो कजराली विलेज के ट्रीज थे, उन ट्रीज को बचाने के लिए उसने अपने साथ लोगों को जोड़ा। लास्ट में उसके पास 363 लोग थे जो दूसरे लोगों को ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताते थे, ट्रीज को कटने से रोकने के लिए प्रयास करते थे कि ट्रीज ना कटें, ठीक है। तो उसने प्रण किया, उस लेडी ने, अमृता देवी बिश्नोई ने एक प्रण किया कि उसने अपने विलेज कजराली विलेज के ट्रीज को हमने कटने नहीं देना। अब लोगों को उसने बताया कि ट्रीज हमारे कितने इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, ट्रीज से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। जब लोगों को अवेयरनेस आई, लोगों को उसके बेनिफिट्स का पता चला, लोग उसके लिए अवेयर हुए, तो वहां के लोगों ने उन ट्रीज को कटने नहीं दिया। यस, उनके ट्रीज को सेव करने में हेल्प करी अमृता देवी बिश्नोई की फैमिली की, अमृता देवी की। उन सब लोगों के साथ वो जुड़े और जुड़ के उन्होंने अपने एरिया के ट्रीज को कटने से रोका। इस केस को अमृता देवी बिश्नोई के नाम से, द केस ऑफ कजरी ट्रीज के नाम से आज तक याद किया जाता है, क्योंकि ये केस क्या था? लोगों को अवेयर करना
कि जब हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि प्लांट्स के हमारे पास बहुत सारे फायदे हैं, तो हमें इन्हें ऐसे काटते रहे, अगर हमने और ट्रीज ग्रो नहीं करे, हम इन्हें काटते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सारी फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। और अगर हमारे फॉरेस्ट खत्म हो गए तो हमारी वाइल्ड लाइफ एक दिन खत्म हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, उस लोगों को अवेयर किया, तो उस गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से, ट्रीज के बेनिफिट से जो क्या है मोटिवेट होकर जो कजराली विलेज है वहां से अमृता देवी बिश्नोई ने लोगों को अवेयर करने का स्टेप उठाया। लोगों को उसने अवेयर किया, लोगों को उसके बेनिफिट्स बताए और लोग उसके साथ जुड़े भी। और उस दिन से अब जो अमृता देवी बिश्नोई है, इतना अच्छा काम करने पे गवर्नमेंट की तरफ से उसे नोबेल प्राइज मिला। और आज भी इस काम से रिलेटेड जो लोग इसकी स्टडी करना चाहते हैं, जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आज भी दिल्ली में उसके नाम से अमृता देवी बिश्नोई इंस्टीट्यूट है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई इंस्टीट्यूट उसकी जो है मेमोरी में बना हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केस ऑफ कजरी ट्रीज। बिल्कुल उसके बाद ऐसा ही सेम केस एक और हुआ जिसे बोला जाता है द चिपकू आंदोलन। मे बी आपने सुना हो। उस सेकंड केस जो आपके सिलेबस में है, तो उसे बोला जाता है चिपकू आंदोलन। राइट? क्या है ये चिपकू आंदोलन? ये चिपकू आंदोलन क्या है? इसे हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, वो भी नोट कर लो, हग द ट्रीज मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हग द ट्रीज मूवमेंट, या इसको बोलते हैं चिपकू आंदोलन। ये भी एक ऐसा ही मूवमेंट थी, ये भी एक ऐसा ही स्टेप था जो लोगों को क्या करता था? अवेयर करता था। किसके लिए अवेयर करता था? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के लिए, कि ट्रीज को नहीं काटो, ट्रीज से हमारे बहुत बेनिफिट है, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट जो है एक छोटे से गांव, जिस गांव का नाम था रेनी, RENI, रेनी, रेनी गांव में RENI, रेनी जो था छोटा सा गांव था, विलेज का, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कहां था बेटा? गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, राइट? वहां पे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के में एक बहुत छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम था रेनी, रेनी विलेज के नाम से उसे जाना जाता था। तो वहां के जो लोग थे, वहां के लोगों ने भी क्या किया? अब कसम खाई या प्रण लिया कि हमने अपने एरिया के ट्रीज को कटने नहीं देना। राइट? हमने अपने ट्रीज को, अपने विलेज के ट्रीज को सेव करना है। तो उन्होंने क्या किया? एक मूवमेंट चलाई, इसे हग द ट्रीज मूवमेंट कहते हैं। क्या होता था इस मूवमेंट में? जब क्या होता था बच्चे, कि कोई कंस्ट्रक्टर्स थे या कंट्रैक्टर्स थे, वो वहां के ट्रीज को काटने आते थे, तो यहाँ के लोग क्या करते थे, यहाँ के मेंस क्या करते थे कि उस ट्री को अपनी बाजुओं से घेर लेते थे, उस ट्री के इर्द गिर्द एक सर्कल बना लेते थे, यानी ट्रीज को हग कर लेते थे। यस और नॉट? एक बाजुओं से उसका एक सारे लोग मिलकर ट्रीज के इर्द गिर्द क्या बना लेते थे? एक घेरा सा बना लेते थे और ट्रीज को हक कर लेते थे, और वो ये कहते थे कि हम अपने एरिया के ट्रीज को कटने नहीं देंगे।
हमारे एरिया के ट्रीज को काटने से पहले हमें काटना पड़ेगा आपको, तो वहां से कंट्रैक्टर्स चले जाते थे। इस तरीके से वो अपने एरिया के ट्रीज को सेव करते थे, वो अपने एरिया के ट्रीज को बचाते थे, राइट। एक दिन क्या हुआ कि वो जो थे वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने देखा कि आज इस गांव के सभी घर पर नहीं है, जितने भी मेंस हैं वो घर पे नहीं है, वो काम पे गए हुए हैं। तो दिस इज ए गुड चांस, ये एक अच्छा मौका है, हम जाकर वहां के ट्रीज को कट कर देते हैं और अपना बेनिफिट सोचते हैं। तो हम अपने एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्यों सोचे, हम अपना बेनिफिट सोचते हैं। तो जब ऐसा हुआ, गांव की जितनी भी लेडीज थी, वुमेन थी, वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई। वो सारी वुमेन इकट्ठी हो गई और अपना घर का काम छोड़कर वो अपने विलेज के ट्रीज के, जहां उनका एरिया के पास उनका ट्रीज थे, वहां पर चली गई और जाकर उन्होंने, उन लेडीज ने उन ट्रीज को हग कर लिया और हग करके घेरा बना लिया, ट्रीज के इर्द गिर्द घेरे बना लिए उन लोगों ने, और ये बोला कि आपको हमें काटना पड़ेगा, फिर आपको बाद में ट्रीज को काटोगे, पहले आप हमें काटोगे। सोचो कि वो अपने कितना वो अपने ट्रीज से प्यार करते थे। अगर आप इसकी डिटेल स्टोरी करो तो वो उनके बच्चों को भी मार काटने का बोले थे कि इसमें उनके कुछ बच्चे भी प्रॉब्लम में आए थे, शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ सहने के बाद भी अपने एरिया के ट्रीज को कटने नहीं दिया। इस तरीके से उन्होंने अपने एरिया के ट्रीज को, अपनी वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को बचाया। और आज भी जो हग द ट्रीज मूवमेंट है, चिपको आंदोलन है, आज भी हम पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद, आज भी हम उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें अवेयर किया कि ट्रीज की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बताई कि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। एक ना एक दिन सारी फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगा, कि फॉरेस्ट हमें फूड देते हैं, प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, क्योंकि हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। We all depend on the plants, right? तो इस तरह से बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए गए जिन्होंने ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, राइट? ये दो आंदोलन, दो मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाई हैं। इसी से रिलेटेड एक और प्रोग्राम भी करते थे वो लोग। एक प्रोग्राम उन दिनों में फेमस हुआ था जिसका नाम था सिल्वीकल्चर। क्या प्रोग्राम था, नाम क्या था उसका? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या था? सिल्वीकल्चर भी अपने एरिया के प्लांट्स को बचाने के लिए एक प्रोग्राम था। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स। क्या लगाओ? ट्रीज लगाओ, प्लांट्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स लगाओ अपने एरिया में, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट लगाओ ताकि हम रिप्लेनिश कर सके अपने एरिया को, अपने फॉरेस्ट को रिप्लेनिश कर सके, राइट? जैसे कि आज भी आपने देखा होगा, सुना होगा और करा भी होगा, वन महोत्सव। वन महोत्सव मनाया जाता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कंट्री के अंदर। क्या पर्पस होता है इस वन महोत्सव का?
इस वन महोत्सव का पर्पस सिर्फ यही है कि ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाओ, ताकि हम अपने जो रिसोर्सेज हैं इन्हें हम क्या कर सके, सेव कर सके बच्चे, इन्हें हम प्रोटेक्ट कर सके। तो कौन कौन सी टेक्निक? पहली टेक्निक थी द केस ऑफ कजरी ट्रीज, कजराली गांव था। सेकंड थी आपकी हग मूवमेंट, ये रेनी गांव था, हिमालयस में रेनी गांव था, और गढ़वाल एरिया में उत्तराखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही मूवमेंट चल रही। और फिर था सिल्वीकल्चर प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट, स्टार्ट किया गया, जिसका पर्पस यही था कि प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज एंड प्लांट्स, राइट। और आज भी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से ये एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको बोलते हैं वन महोत्सव। इस वन महोत्सव का भी यही पर्पस है कि हर पर्सन को एक प्लांट, एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी टेक केयर करनी चाहिए। अगर हर पर्सन सिर्फ एक प्लांट ग्रो करके उसकी टेक केयर करेगा तो हमारी पॉपुलेशन देखो कितनी ज्यादा है। तो हर साल हमारे देश में करोड़ों क्या लग जाएंगे, प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, और हमारा एनवायरनमेंट कितना क्लीन हो जाएगा और हमारा एरिया कितना क्लीन हो जाएगा, राइट। तो ये था आपका टॉपिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब आगे आपके क्वेश्चन आंसर, कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो क्वेश्चन आंसर किस फॉर्म में आएंगे और कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर है, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं है। इस चैप्टर में से आपके या तो 1 मार्क के क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में से, या तो 3 मार्क के क्वेश्चन है। तो जो 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो जैसे आज हमने टॉपिक करा, पहला क्वेश्चन हमारा बनता था फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ये आपका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है। आपको लगता है कि ये बड़ा आसान है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट होता है पेपर में। तो अगर 3 मार्क्स बोर्ड क्लास में लेने हैं तो हमें बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है। अगर बेटा आपको बोर्ड में, 1 पॉइंट आई वांट टू टेल यू हियर आल्सो, अगर आपको बोर्ड में या 9th में ही, 9th और 10th की अगर मैं बात करूं, 3 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसके पॉइंट्स हैं, तो आपको 6.100% इंपॉर्टेंस में लिखने पड़ते हैं। बच्चे क्या 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स 3 मार्क्स, क्वेश्चन पूरा। बेटा यू आर नॉट इन 8th स्टैंडर्ड, यू आर इन 9th एंड 10th स्टूडेंट्स में क्लास में हाफ नंबर से ज्यादा नहीं मिलता 1 पॉइंट का। तो आपको 6 पॉइंट लिखने, यानी कि यहाँ पे आपको 3 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या है, एंड इसके जो टाइप्स है, टाइप्स लिखोगे लोकल पीपल और इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट। फिर आपका क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कॉन्सिक्वेंसेस, डिफॉरेस्टेशन के जो फॉरेस्ट है, सॉरी डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में आपको सॉइल इरोजन एक्सप्लेन करना है, आपको फ्लड्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ड्रॉट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपको एक्सप्लेन करना है कि हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएंगी अगर हमारे फॉरेस्ट नहीं होंगे, राइट। फिर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिर आपका यहाँ से कचरी केस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन आएगा आपको।
फिर आपको आएगा 2 मार्क का क्वेश्चन सिल्वीकल्चर। क्या आएगा? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6। 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके आज के सिर्फ टॉपिक में। आज के टॉपिक में 6 में से 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के निकल के आ रहे हैं। और सिल्वीकल्चर, व्हाट इज सिल्वीकल्चर, व्हाट इज इट्स पर्पस, या व्हाट वाज द एडवांटेज ऑफ सिल्वीकल्चर, की क्या एडवांटेज थी, ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया, तो 2 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है। तो सोचो कि जिस चैप्टर को हम जनरल चैप्टर कह रहे हैं कि वहां से आपके 6 क्वेश्चंस निकलते हैं। ऐसे ही एक लेक्चर हमारा वाटर का है और फिर उसके बाद एक लेक्चर हमारा क्या है, वाटर, और उसके बाद एक लेक्चर है आपका कोल और पेट्रोलियम का, और 2 लेक्चर और लगेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अब किसी बच्चे को कोई डाउट है, वो कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है।